हेलो फ्रेंड्स, न्यू उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं राजवीर सैनी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वही इतिहास का सब्जेक्ट लेकर। हमारे जो क्लासेस के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है लगभग राजवंश जो थे वो हमने पूरे पढ़ लिए और मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री थी जो वो भी हमने पढ़ ली। अब हम प्राचीन इतिहास का जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो तुम्हारे एग्जामों में पूछा जाता है वो स्टार्ट कर रहा है। तो अच्छे से देखना बच्चा लोग, आज की जो क्लासेस रहने वाली है वो प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ रहने वाली है। वो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना। टॉपिक का नाम है बच्चा लोग राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कंप्लीट, प्राचीन सभ्यताएं। तो अच्छे से देखना, ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये हमारा टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 100% आपके देखो, पिछले पेपरों की बात करूँ तो 2016 में भी जो पहला क्वेश्चंस था वो आपका प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड था, प्लस 2018 का जो भी पेपर हुआ उसमें भी जो सवाल थे वो प्राचीन सभ्यता से थे, आहड़ से रिलेटेड पूछे हुए थे, आहड़ सभ्यता से। कंप्लीट, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब बच्चा लोग, ये प्राचीन सभ्यताएं है क्या? कंप्लीट, क्या नाम आ रहा है प्राचीन सभ्यताएं। तो प्राचीन सभ्यताओं का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। प्राचीन सभ्यताओं का अर्थ है बच्चा लोग, आज से लगभग 2000 साल पहले या 4000 5000 साल पहले यहाँ पर कैसे लोग रहते थे, उन व्यक्तियों के रहने का जो निवास था वो कैसा था, इनकी आजीविका कैसी थी और उनके रहने के जो आवासीय स्थल थे वो कैसे थे, ये अध्ययन करेंगे हम प्राचीन सभ्यताओं में। कंप्लीट, तो पहली बात तो ये प्राचीन सभ्यताएं जो है ये राजस्थान में ऐसे स्थल कहाँ से प्राप्त हुए जहाँ से अवशेष मिले जो लगभग 5000 वर्ष पहले या काफ़ी प्राचीन पुराने हैं और वो वर्तमान में हमें अवशेष प्राप्त हुए और वो स्थल राजस्थान में कहाँ से स्थल है और कौन से स्थल है, इसका अध्ययन करेंगे हम प्राचीन सभ्यताओं के अंदर। कंप्लीट, तो पहले तो ये सभ्यताएं जो है इसको खोजने का कार्य किसने किया तो वो देखते हैं बच्चा लोग, अच्छे से देखना। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कंप्लीट, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यानी भारत स्तर पर सभ्यताओं को खोजने हेतु 1861 के अंदर इस विभाग की स्थापना की गई। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, कब की गई तो याद रखना, स्थापना जो की गई बच्चा लोग वो अच्छे से ध्यान रखोगे 1861 में किसके द्वारा की गई तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। कंप्लीट, अच्छे से ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। जो भारत के अंदर जो प्राचीन जो स्थल थे, जो सभ्यताएं थी जिनकी खोज करता था वो विभाग था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग।
पर हम राजस्थान पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर प्राचीन सभ्यताओं की खोज कौन से विभाग ने की, प्लस इन सभ्यताओं से रिलेटेड कौन सा विभाग है बच्चा लोग, तो वो याद रखना, वो है राजस्थान पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग। कौन सा है? राजस्थान पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इस विभाग द्वारा राजस्थान के अंदर प्राचीन सभ्यताओं की खोज की गई। इसकी स्थापना जो है बच्चा लोग अच्छे से ध्यान रखना 1871 के अंदर की गई। किसके द्वारा की गई? तो अच्छे से ध्यान रखना एल कालाइल द्वारा। एल कालाइल नामक व्यक्ति जो था पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण, जिसने पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। अब देखो ये दो विभाग मैंने लिखा है और तुम्हारे 2016 पेपर के अंदर ये पहला सवाल था। 2016 का जो पहला क्वेश्चन था वो यही था बच्चा लोग कि राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा या किसके प्रयासों से की गई, तो वो एल कालाइल के प्रयासों से की गई। और उसी ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन था ए कनिंघम, तो वहां पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने दोनों साथ में लिखा दी है कंप्लीट। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो अभिलेख होते हैं और कुछ प्राचीन जो साहित्य होते हैं, इनका जो संग्रह किया गया, और पूछ ले राजस्थान अभिलेखागार संस्था कहाँ है, तो अच्छे से ध्यान रखना बच्चा लोग। राजस्थान अभिलेखागार संस्थान जो है, याद रखना ये 1955 में तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई। कहाँ की गई? जयपुर में। किंतु 1960 के अंदर इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया और वर्तमान में ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कंप्लीट। तो कब स्थापना की गई? 1955 के अंदर। और कब स्थानांतरित किया गया? 1960 में। कहाँ से कहाँ? तो जयपुर से बीकानेर। और वर्तमान में जो ये है, ये बीकानेर के अंदर है। तो पहले तो सभ्यताएं पढ़ने से पहले बच्चा लोग तुम ये याद करोगे कि ये इन सभ्यताओं से रिलेटेड जो प्रमुख संस्थान है वो कौन से हैं। तो भारत स्तर की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861। उसके बाद राजस्थान में बात करें तो 1871। और राजस्थान अभिलेखागार संस्था की बात करें तो 1955 के अंदर जयपुर में। वर्तमान के अंदर जो है वो बीकानेर के अंदर है। कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये तीन संस्थान हो गए आपके प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड, प्राचीन अभिलेखों से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे बच्चा लोग, वो दो प्रकार की पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यताएं, कंप्लीट। अच्छे से ध्यान रखोगे। प्राचीन सभ्यताएं हम दो प्रकार की पढ़ेंगे। नंबर 1, अच्छे से देखना, दो प्रकार की सभ्यताएं पढ़ेंगे हम। देखिए अच्छे से, ये दो सभ्यताएं कौन सी है, अच्छे से देखिए। एक जो होगी बच्चा लोग, वो होगी आपकी
ताम्रकालीन, कौन सी? ताम्रकालीन या ऑब्लिक कांस्ययुगीन सभ्यताएं, कांस्ययुगीन सभ्यताएं। कंप्लीट। और इसके अलावा जो दूसरी होगी बच्चा लोग, वो होगी आपके, अच्छे से देखना, दूसरी जो होगी वो होगी आपके लौह युगीन सभ्यता। कौन सी? लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यताएं। ये दो प्रकार की हम सभ्यताएं पढ़ेंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। ये दो प्रकार की सभ्यताएं हम प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे, जिसमें 5-5, 6-6 सभ्यताएं पढ़ेंगे। कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इनके नाम ले लेते हैं, तो अच्छे से देखना। फर्स्ट हो जाएगी कालीबंगा, दूसरी हो जाएगी आपके आहड़, तीसरी हो जाएगी आपके गणेश्वर, गणेश्वर, आगे चलते हैं तो अगली हो जाएगी गिलुंड, इसके बाद बालाथल। कंप्लीट। तो ये आपके ताम्रकालीन सभ्यताएं आ गई। मुख्यतः रूप से इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके अंदर एक और ऐड कर लेते हैं, वो आ जाएगी आपके रंग महल। कौन सी महल? रंग महल सभ्यता। अब ये सभ्यताएं कहाँ कहाँ है, वही मैं अभी यहीं पर आपके स्थान लिखा देता हूं। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़, आहड़ है जो उदयपुर, गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर, गिलुंड सभ्यता जो है राजसमंद, बालाथल सभ्यता जो है उदयपुर, और रंग महल सभ्यता जो है वो है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो इन स्थानों को भी आप ऑब्वियसली अच्छे से ध्यान रखोगे कि भाई कालीबंगा कहाँ है, आपके आहड़ कहाँ है, गणेश्वर कहाँ है। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए। सबसे पहले लेंगे हम बेराट सभ्यता, उसके बाद नौह सभ्यता, उसके बाद रेड सभ्यता, इसके बाद आगे बढ़े तो नगरी सभ्यता, इसके बाद आगे बढ़े तो अच्छे से ध्यान रखना नगर सभ्यता, नगर सभ्यता। कंप्लीट। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग। तो ये सभ्यताएं हो जाएगी। बेराट की बात करें तो ये आपके जयपुर के अंदर, नौह की बात करें तो भरतपुर के अंदर, रेड की बात करें बच्चा लोग तो टोंक के अंदर, कहाँ है? टोंक के अंदर। नगरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर,
और नगर की बात करें तो याद रखना टोंक के अंदर। कंप्लीट। तो ये सभ्यताएं हो गई। इन सभ्यताओं के जो दो प्रकार होते हैं, यानी जो राजस्थान के अंदर जो सभ्यताएं हैं उनको डिवाइडेड किया गया है दो भागों में। ताम्रकालीन या कांस्य युगीन सभ्यताएं जो है वो मैंने लिखाई, और इधर आपको लोह युगीन जो सभ्यताएं है ये मैंने लिखाई। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ये सभ्यताएं आप वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो प्रमुख रूप से जो सभ्यताएं हैं इनको आप अच्छे से याद रखोगे। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। एक कालीबंगा आएगा, प्लस कालीबंगा के साथ एक और आएगी आपके कालीबंगा प्रथम। क्या आएगी? कालीबंगा प्रथम। उसको भी ध्यान रखोगे। कालीबंगा प्रथम। तो कालीबंगा प्रथम जो है बच्चा लोग, ऐसे नहीं कि पर्सन पूछे कालीबंगा प्रथम कहाँ है और ऑप्शंस के अंदर हनुमानगढ़ है तो आपने हनुमानगढ़ ठोक दिया। याद रखना कालीबंगा प्रथम जो है वो सौथी बीकानेर को कहा गया। सौथी सभ्यता जो है इसी का नाम है आपका कालीबंगा प्रथम। और ये जो सौथी सभ्यता जो है बच्चा लोग यह आपके बीकानेर के अंदर है। कंप्लीट। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये सभ्यताओं का एक डायग्राम हो गया जो मैंने पहले ही आपको एकदम अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से बता दिया। कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग। ये चीजें हो गई। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ताम्रकालीन यानी कांस्य युगीन जो ये सभ्यताएं है, ये जो प्रमुख सभ्यताएं है एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगी कालीबंगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए अच्छे से। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। पहले हेडिंग डालेंगे हम ताम्रकालीन ऑब्लिक करके कांस्य युगीन सभ्यताएं। कंप्लीट। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। सभ्यताएं वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बच्चा लोग वो है आपकी कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा सभ्यता। अब देखो पहले तो एक चीज यही सीख लो कि इसमें आपको याद क्या रखना है। पहली चीज तो बच्चा लोग वो सभ्यता कहाँ है, कौन सी नदी पर है, उसके उपनाम है तो वो उपनाम, उसके खोजकर्ता, उसकी खोज किसने की, और उसके उत्खनन करता यानी उसकी खुदाई किसने की, और फिर उससे मिलने वाले विशेष प्रमाण। ये 5 से 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। कंप्लीट। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो पहला ही पॉइंट हम इसका लेते हैं, अच्छे से देखना। है कहां? तो हनुमानगढ़ के अंदर। कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर। कंप्लीट। दूसरा यहां पर पॉइंट डाल देते हैं हम, पॉइंट दर ले लेते हैं, अच्छे से देखना। कालीबंगा सभ्यता। कंप्लीट। अब देखना अच्छे से, पहला ही पॉइंट ले लेते हैं बच्चा लोग, स्थान। तो स्थान के अंदर आ जाएगा आपके हनुमानगढ़। कहाँ है ये? हनुमानगढ़ के अंदर। कंप्लीट। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कौन सी नदी के किनारे।
कंप्लीट। तो नदी का नाम याद रखना बच्चा लोग, ये गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? गग्गर नदी के किनारे। इसका दूसरा नाम आपको वैदिक साहित्य में इसको सरस्वती के नाम से भी पुकारा गया है, सरस्वती। इसके अलावा इसको मर्त नदी, मर्त नदी। इसके अलावा इसको नट नदी, और इसको दृश्यवंती नदी भी कहा गया। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। ये मैंने इसके और जो उपनाम है वो भी आपको बता दिए। इसके बाद आएगा बच्चा लोग खोजकर्ता। क्या आएगा? खोजकर्ता। के भाई इसकी खोज किसने की? तो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बच्चा लोग 1952 के अंदर इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता को खोजा गया। और इसके बाद पॉइंट आएगा उत्खनन करता। क्या आएगा? उत्खनन। उत्खनन करता का मतलब कालीबंगा की खुदाई करने वाले कौन थे? तो अच्छे से याद रखना बच्चा लोग, 1961 से 68 तक, 69 तक भी आएगा कहीं कहीं तक, इसके जो उत्खनन करता थे वो दो व्यक्ति थे बच्चा लोग। अच्छे से देखना, फर्स्ट बी लाल और दूसरा जो था बी के थापर। कंप्लीट। इन दो व्यक्तियों ने कालीबंगा की खुदाई की। तो देखो, ये मैंने 4 पॉइंट लिखा है। प्रमुख सभ्यताएं जो है उनके ये 4 पॉइंट तो तुम्हें मुख्य जमानी याद होने चाहिए। उसके बाद हम फलानी बातें करेंगे कि भाई कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा से क्या प्रमाण मिले, ये चीजें। कंप्लीट। तो पहले आपको ये जो 4 पॉइंट है ये तो 100% आपको याद होने चाहिए। कंप्लीट। तो इस बात को अभी अच्छे से ध्यान रखना। 4 पॉइंटों में जो नंबर 1 पॉइंट है वो हो जाएगा आपका स्थान, नंबर 2 नदी, नंबर 3 खोजकर्ता, और नंबर 4 हो जाएगा उत्खनन करता। कंप्लीट। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान रखोगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। कंप्लीट। तो ये 4 पॉइंट हो गए। तो 4 पॉइंटों के अंदर स्थान हनुमानगढ़, नदी जो है गग्गर नदी, इसके उपनाम भी मैंने बता दिया आपको। खोजकर्ता जो है अमलानंद घोष ने इसको 1952 के अंदर खोजा था। उत्खनन करता जो है वो है बीबी लाल व बी के थापर। कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। पहले अर्थ ले लेते हैं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ में अच्छे से ध्यान रखना बच्चा लोग, कालीबंगा जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है, सिंध भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली का मतलब काला रंग और बंगा का मतलब चूड़िया। कंप्लीट। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे तो इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे हम। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ काले रंग की, काले रंग की
चूड़िया होता है। कौन से रंग की? काले रंग की चूड़िया। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो ये इसके पॉइंट बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देखिए। अब इसके प्रमाण या अवशेष, हेडिंग डालेंगे अवशेष। यहां से ऐसे क्या अवशेष प्राप्त हुए जो हम एग्जाम के अंदर कालीबंगा से रिलेटेड पूछ सकता है। तो अवशेषों के अंदर बच्चा लोग पहला ही पॉइंट लिखोगे, याद रखना पहला ही पॉइंट लिखोगे कृषि से संबंधित। किससे संबंधित पॉइंट बनाओगे? कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित की बात करें बच्चा लोग कि यहां से क्या अवशेष प्राप्त हुए, तो पहला ही लिखोगे हल से जुते हुए खेत। हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण। अगर सवाल पूछ ले हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले बच्चा लोग, तो आप उत्तर दोगे कालीबंगा से। दूसरा, कृषि से संबंधित पूछ ले तो याद रखना, दूसरा अगर कृषि से संबंधित पूछ ले तो याद रखना मिश्रित कृषि के अवशेष। मिश्रित कृषि के अवशेष। कंप्लीट। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। तीसरा पॉइंट, ग्रिड प्रणाली में खेती का कार्य। ग्रिड प्रणाली के अंदर खेती का कार्य। अगले पॉइंट में लिखोगे बच्चा लोग, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, गेहूं व जौ की फसल। गेहूं व जौ की फसल के अवशेष प्राप्त। तो इन पॉइंटों को, यानी गेहूं व जौ जो मिश्रित कृषि होती थी उसके अवशेष प्राप्त हुए आपके कहां से? कालीबंगा से। तो ये कृषि से संबंधित याद रखोगे। उसके बाद में परिवार से संबंधित। परिवार से संबंधित। परिवार से संबंधित पॉइंट में याद रखोगे, पहला ही पॉइंट संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार। और दूसरे पॉइंट में लिखोगे मात्र सत्तात्मक सत्ता, यानी परिवार के अंदर जिसकी चलती थी, महिला की चलती थी, इस कारण इसको मात्र सत्तात्मक परिवार भी कहा गया। कंप्लीट। और नियोजन, यानी कौन से, ये जो कालीबंगा जो थी वो नोट लगाकर लिखोगे, यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता की विशेषताएं क्या थी वो हम लेंगे। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं। कच्ची व
की ईंटों से बने मकानों के अवशेष इस कारण, याद रखना अवशेष, इस कारण के अवशेष, आगे ही लिख देता हूं, इस कारण कालीबंगा को कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा गया। कौन सी सभ्यता? दीनहीन सभ्यता कहा गया। कंप्लीट, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे, दीनहीन सभ्यता कहा गया। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से यहां से आपका सवाल बन सकता है कि दीनहीन सभ्यता किसे कहा गया। तो याद रखना बच्चा लोग, ये कालीबंगा सभ्यता को कहा गया। आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट, यहां से लकड़ी से निर्मित नालियों के लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष प्राप्त इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यहां से लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष प्राप्त जो एकमात्र सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, एकमात्र सभ्यता से प्राप्त। कंप्लीट, तो ये भी पॉइंट वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट हो गया बच्चा लोग कि भाई एकमात्र सभ्यता है जहां से जो नालियां बनी हुई थी घरों का पानी निकालने के लिए, और ये जो नालियां जो थी वो लकड़ी से निर्मित नालियां थी। तो सवाल पूछ ले, लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए बच्चा लोग, तो आप उत्तर दोगे कालीबंगा सभ्यता से। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति, दूसरा समकोण, तीसरा चेम्सफोर्ड पद्धति, और अगला हो जाएगा ऑक्सफोर्ड पद्धति। सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति, समकोण पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति के रूप में किया गया। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यानी सड़कों का जो जाल था और जो सड़कें बनी हुई थी वो समकोण आकृति के अंदर बनी हुई थी। एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण आकृति के अंदर विच्छेद करती थी, काटती थी। तो कंप्लीट, इस बात को भी याद रखोगे। प्लस घरों के दरवाजे
घरों के दरवाजे सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते, पीछे की तरफ खुलते। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 7 अग्नि कुंड या वेदिकाएं के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? 7 अग्निकुंड या वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, जहां से ये अंदाजा लगाया गया कि भाई यहां पर बलि प्रथा थी। कंप्लीट, तो अगले ही पॉइंट में लिखेंगे बलि प्रथा के अवशेष प्राप्त, बलि प्रथा के अवशेष। कंप्लीट, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, अच्छे से ध्यान रखोगे। देखो 7 अग्निकुंड या हवन कुंड भी इनको बोल सकते हो, अग्निकुंड, हवन कुंड, के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो आप उत्तर दोगे कि भाई ये जो अवशेष प्राप्त हुए वो कालीबंगा से। देखो यहां पर अगर भूल जाओ तो अभी ट्रेंड के अंदर चल रहा है, प्लस हाल ही में सवाल भी पूछ सकता है मिल्खा सिंह से रिलेटेड, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो अच्छे से ध्यान रखना, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह की बायोग्राफी बनी, मूवी बनी, जिसका किरदार जो निभाया था वो फरहान अख्तर ने निभाया था। तो अच्छे से ध्यान रखना, उस भाग मिल्खा भाग के अंदर एक सॉन्ग आता है, याद रखना। उसमें एक सॉन्ग आता है, हवन कुंड मस्तों का झुंड, बोलो शाम रात आज क्या करेंगे? तो हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो याद रखना, ये 7 हवन कुंड के अवशेष अगर आपको एग्जाम में दिख जाए, 7 वेदिकाएं दिख जाए, 7 अग्निकुंड दिख जाए, तो सीधा माइंड में लेके आना भाग मिल्खा भाग, और याद रखना कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा। तो ये पॉइंट हो गए याद करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट, एकमात्र सभ्यता जहां से शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए या प्रमाण प्राप्त हुए। अब कैसे? तो कहा जाता है कि इसी कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? बालक की छिद्रित खोपड़ी। छिद्रित का मतलब समझे, उसके अंदर छेद थे, छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चा लोग उस समय भी चिकित्सा के रूप में ये पद्धति अपनाई जाती थी, जिसको शल्य चिकित्सा कहा गया। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो प्राप्त हुए वो कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुए। वैसे ही याद रखना एक और विशेषता, नोट लगाकर, एकमात्र सभ्यता जहां से भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए।
भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए। हुआ क्या? जब इसकी खुदाई की गई बच्चा लोग, तो प्राचीन मकान जो बने हुए थे, घर बने हुए थे, जो नीचे धंस गए थे, और उन नगरों की यानी जो दीवारें प्राप्त हुई अवशेष के रूप में, तो उन दीवारों के अंदर दरारें थी। तो जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि भूकंप के अवशेष यानी उस समय भूकंप आया होगा, यह अंदाजा लगाया जाता है। तो याद रखना, भूकंप के अवशेष राजस्थान में कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो वो कालीबंगा सभ्यता से। और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मोहरों के बेलनाकार मोहरों के अवशेष प्राप्त। बेलनाकार मोहर के अवशेष, यानी यहां से जो मोहरें मिली, उनकी जो आकृति थी बच्चा लोग, वो आकृति याद रखना बेलनाकार थी। और बेलनाकार मोहरें और कहाँ चलती थी? तो याद रखना मेसोपोटामिया, जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है, वहां पर भी बेलनाकार मोहरें चलती थी। और वही मोहरों के अवशेष प्राप्त हुए हमारे कालीबंगा के अंदर। तो याद रखना, कालीबंगा को प्रसिद्धि दिलाने में बेलनाकार मोहरों का भी बहुत बड़ा रोल है। ये एक कुछ विशिष्ट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट तो होते ही होते हैं, ये विशिष्ट पॉइंट है। जैसे बेलनाकार मोहरों के अवशेष प्राप्त, भूकंप के अवशेष प्राप्त, शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त, जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त, ग्रिड प्रणाली, और इसके अलावा बच्चा लोग मिश्रित कृषि के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से, याद रखना। और ये सभ्यता जो थी बच्चा लोग, कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया किसको? याद रखना कालीबंगा को। तो अब तीसरी राजधानी कहा गया, तो दो राजधानियां सिंधु घाटी सभ्यता प्रदेश की होगी। तो पहली जो थी बच्चा लोग वो थी हड़प्पा, दूसरी जो थी वो थी मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी जो है वो है कालीबंगा। अब ये किसने कहा? तो याद रखना दशरथ नाथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा। ये वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। नोट लगा के अच्छे से देखना, नोट लगाकर दशरथ नाथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंध प्रदेश की या सिंधु घाटी सभ्यता की, जो भी लिखना चाहो, सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा। तीसरी राजधानी कहा। कंप्लीट। अगले पॉइंट में लिखोगे घरों के अंदर, घरों में स्वास्तिक
चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। स्वास्तिक चिन्ह का आपको पता ही है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। और फिर लिखोगे यह सभ्यता, नोट लगाकर, यह सभ्यता लगभग 2400 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यता है। तो यहां से आपका एक साइंस से रिलेटेड भी सवाल बन सकता है बच्चा लोग कि ये जो पेड़ पौधों से या फिर जीवाश्म के जो वलय से ये कितने प्राचीन है, इनकी जो गणना की जाती है, समय काल की जो गणना की जाती है, कौन सी पद्धति द्वारा की जाती है, तो रेडियो कार्बन C14 द्वारा इन जीवाश्मों के माध्यम से, और इसके ऊपर जो वलय संरचना होती है, इन वलय संरचनाओं का एक नियमित समय काल होता है, जो इस नियमित समय काल के अंदर इन जीवाश्म पर वलय संरचनाएं बनती है, उससे इन अवशेषों से ये पता लगाया जाता है कि भाई ये सभ्यता कितने साल पुरानी है। कंप्लीट। तो याद रखना कालीबंगा सभ्यता जो है 2400 ईसा पूर्व की बताई गई है, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया। और याद रखना समय काल की गणना हेतु, समय काल की गणना हेतु रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा इनके समय काल की गणना की जाती है। कंप्लीट। याद रखना, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा के.यू. कैनेडी नामक विद्वान के अनुसार इनको पूछा गया, यानी के.यू. कैनेडी नामक विद्वान ने कहा कि ये कालीबंगा सभ्यता समाप्त कैसे हुई, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भीषण बीमारी फैल गई थी। उस बीमारी की वजह से ये सभ्यता पूर्णतः समाप्त हो गई। तो के.यू. कैनेडी के अनुसार बीमारी के कारण समाप्त। कंप्लीट। तो इन बातों का बच्चा लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, ये मैंने तुम्हें पॉइंट। हाँ, एक और, यहां से जो लेखन पद्धति मिली, लेखन पद्धति जो मिली, जो लिखने की इसकी जो पद्धति थी वो थी बाएं से दाएं और फिर वापस दाएं से बाएं। इसको बुस्टोफेदन पद्धति भी कहा गया। तो सवाल पूछ ले, राजस्थान में बुस्टोफेदन पद्धति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए बच्चा लोग, तो आप उत्तर दोगे कालीबंगा से। ये आपका कालीबंगा का अंतिम पॉइंट होगा। बुस्टोफेदन पद्धति के अवशेष प्राप्त। अब ये बुस्टोफेदन क्या है तो मैं बता देता हूं, लिखा देता हूं। बाएं से दाएं की ओर, दाएं की ओर लिखावट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे।
ये हो गया आपका बुस्टोफेदन पद्धति कंप्लीट। तो ये पॉइंट हमने पढ़े कालीबंगा से रिलेटेड, अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले बच्चा लोग तुम्हें यही ध्यान रखना है कंप्लीट कि भाई बैठे बैठे देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसको ओरली पढ़ो, ओरली पढ़ने के बाद उसके बारे में बेसिक अर्जित करो। यानी सभ्यताएं होती क्या, तो यही याद करना है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति या जो मानव जाति रहती थी, उनका जो पेशा क्या था, उनका रहन सहन क्या था, उनके सामाजिक और उनके सांस्कृतिक कल्चर क्या था, ये अध्ययन करना। और ये अध्ययन करने के लिए जो विभाग है वो कौन सा विभाग है, सभ्यताओं से संबंधित जो जानकारी संग्रहण करता है, एकत्रित करता है, फिर लैब के अंदर इनके ऊपर प्रयोग करके परमाणु के आधार पर हमें कौन ये जानकारी देता है, तो वो है सर्वेक्षण विभाग। तो याद रखना, सर्वेक्षण विभाग में मैंने दो विभाग बताए, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना 1861 में की गई। किसने की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कंप्लीट। और इसी के ऑपोजिट याद कर लो, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, याद रखना बच्चा लोग कान खोल के, 2016 जीके का पहला क्वेश्चन जो था, 2016 का जो पेपर था और जीके का जो पहला क्वेश्चन था वो बेसिक जानकारी से था। क्या क्वेश्चन था, राजस्थान पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, तो याद रखना के.एल. कार्लाइल ने की थी 1871 के अंदर। पर वहां पर ऑप्शंस के अंदर एक अलेक्जेंडर कनिंघम भी था, एक कनिंघम, दूसरा कार्लाइल था, और एक बीबीलाल और एक बीके थापर था, ये भी ध्यान रखना। और बीबीलाल बीके थापर जो मैंने अभी कालीबंगा के अंदर लिखाया कि ये दोनों तो उत्खनन करता थे कंप्लीट बच्चा लोग, तो अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके अलावा प्राचीन जो अभिलेख है उनसे रिलेटेड संस्थान कौन सा है, तो राजस्थान अभिलेखाकार संस्थान। ये संस्थान कहाँ है, बीकानेर के अंदर। पॉइंट बताता हूं आपको, जो ऑथेंटिक और सर्टिफाइड बुकें जो मिलती है ना, वो इसी संस्था द्वारा दी जाती है, राजस्थान अभिलेखाकार संस्थान द्वारा। यानी मैंने जो आपको इतिहास के अंदर जो विभिन्न प्रमाण और विभिन्न राजवंश से रिलेटेड जो बातें बताई है, वो राजस्थान अभिलेखाकार संस्थान द्वारा जारी पुस्तकों के अनुसार बताई है कंप्लीट। तो राजस्थान अभिलेखाकार संस्थान पूछ ले कहाँ है बच्चा लोग, तो इसके दो फैक्ट याद रखने हैं। राजस्थान अभिलेखाकार संस्थान की स्थापना 1955 के दौरान जयपुर में की गई, किंतु 1960 के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया, कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया, कहाँ, आपके बीकानेर के अंदर। और वर्तमान में यह अभिलेखाकार संस्थान बीकानेर में ही है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद मैंने तुम्हें टॉपिक जो चला प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं में हम 2 प्रकार की सभ्यताएं पढ़ेंगे, एक ताम्रकालीन सभ्यता और दूसरी जो होगी वो होगी लौह युगीन सभ्यता। इनके मैंने नाम लिखा है आपको अच्छे से। उसके बाद बच्चा लोग ताम्रकालीन या कांस्यकालीन सभ्यताएं स्टार्ट की और कालीबंगा हमने पढ़ना प्रारंभ किया। अब कालीबंगा के अंदर 4 बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला तो स्थान कहाँ पर है, दूसरा पॉइंट खोजकर्ता और खोज कब की, तीसरा पॉइंट कौन सी नदी के किनारे, चौथा पॉइंट उत्खननकर्ता कौन है, उसके बाद में प्रमाण। अब मैंने कालीबंगा को आपको एकदम विस्तृत तरीके से इसलिए पढ़ाया बच्चा लोग क्योंकि कई बार कालीबंगा से ही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि कालीबंगा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्राचीन सभ्यताओं में कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें पूरी बातें लिखाई है। एक नगरीय सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पर व्यक्तियों का जो निवास स्थान था वो 2 रूप में था। एक दुर्गनुमा आकृति जो थी उसके अंदर अमीर व्यक्ति रहते थे और एक
जो समान समतल आकृति यानी समतल भूमि पर रहते थे वो निम्न जाति के लोग रहते थे। कंप्लीट। इसके अलावा लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष, सड़कें जो थी वो ग्रिड प्रणाली के अंदर थी। कृषि से रिलेटेड जो अवशेष प्राप्त हुए, शल्य चिकित्सा से रिलेटेड, ये सभी पॉइंट मैंने आपको अच्छे से लिखा है, तो इस कालीबंगा को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब इसके अलावा ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, आहड़ है, गणेश्वर है, गिलुंड है, इनके कुछ पॉइंट यानी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको लेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।